चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो पहले हमने एक्सियल पोजीशन पे देखा था जिसकी वैल्यू आई थी ई एक्सियल पे 1/4πε0 2p/r³। ठीक है, अभी अपन देखते हैं क्या आती है इस पे। तो सबसे पहले हम इक्वेटर मतलब कि हमने वहाँ पे देखा था कि इक्वेटोरियल लाइन मतलब होता है दिस, डायपोल में सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन, है ना। इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमको क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है किसी भी पॉइंट पे, है ना। तो किसी पॉइंट पी पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है तो सबसे पहले हम इक्वेटर का डायग्राम बनाते हैं। तो इक्वेटोरियल डायग्राम में हम क्या करेंगे, एक -q और एक +q चार्ज ले लिया जैसे हम लेते आए हैं, -q +q, है ना। ये ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया, और ये डायपोल की जो लेंथ है ना, डायपोल की लेंथ ये कितनी है, 12। ठीक है, और ये सेंटर ओ जिससे लेंथ कितनी है, यहाँ पे एल ले लिया आपने। अब इस इक्वेटोरियल लाइन जो सेंटर से मिड पॉइंट से जा रही होती है परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, है ना। इस पे किसी पॉइंट पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे हमने फाइंड आउट करनी है, सपोज दिस पॉइंट ले लिया हमने, है ना। और जो पॉइंट है उस जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी रहती है उस पॉइंट को हम पी से डिनोट करते हैं, और वहाँ पे एक +1 चार्ज रखते हैं, और उसकी डिस्टेंस डायपोल के सेंटर से लेते हैं जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। तो ये डिस्टेंस जो है वो आपकी आर हो जाएगी। ठीक है, आर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस हो गए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पे +1 एज्यूम किया और हमको ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। और फोर्स का फॉर्मूले में दो चार्जेस जो है अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको बाय डैश्ड लाइन हम जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, दोनों को अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग, है ना। तो एक इक्वेटोरियल लाइन है जिस पे एक ट्राइंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा सपोज, है ना। लेकिन कहीं पे जैसे पॉइंट इधर उधर वेरी करेंगे तो ये एंगल चेंज होगा, है ना। चलिए, एंगल चेंज होगा लेकिन दोनों तरफ बराबर होना चाहिए क्योंकि मिड पॉइंट से ले रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे -q चार्ज है और यहाँ पे +1 चार्ज है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी, है ना। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं क्या, सपोज E1, जो कि इस तरफ अट्रैक्ट हो रही होगी, हमने नाम दे दिया इसको E1, और क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज रिपल करेगा, है ना, नाम दे दिए E2। एक्सियल पोजीशन में मैंने दोनों के मैग्नीट्यूड डिफरेंट बनाए थे, एक को बड़ा एक को छोटा बताया था, लेकिन इन दोनों में बराबर बनाया। उसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ डिस्टेंस ज़्यादा, एक की ज़्यादा थी एक की कम थी, लेकिन यहाँ तो दोनों डिस्टेंस बराबर। देखिए ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, है ना। दोनों ही साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अब कितनी होंगी ये दोनों साइड्स, सपोज AP या BP, AP और BP दोनों कैसे होंगी, बराबर होंगी। कितनी होंगी AP और BP, बताइए। AP लगाना है अगर मान लीजिए तो मुझे R पता है और L पता है, और ये मैंने बोल दिया कि एंगल कितना है, थीटा सपोज, है ना। तो AP और BP बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, R² + L², ये क्या हो जाएगी, √R² + L², R² + L²। क्लियर है। चलिए, तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं, R² + L², ये, और सेम ये यही होगी। डिस्टेंस भी पता चल गई है ना दो चार्जेस के बीच का, तो ईजी हो जाएगा। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 निकालना है ना, लेकिन E1 और E2 जो है वो किसी एंगल में है, तो हमको इसका ऑब्वियसली रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा क्योंकि हमने ऐसा न्यूमेरिकल भी देखा हुआ है, वहाँ पे चार्जेस बस डिफरेंट थे, है ना। अब सेम चार्जेस हो गए तो वो डायपोल बन जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 फाइंड आउट करते हैं हम सबसे पहले। तो E1 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट
पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट A, है ना। तो कितनी हो जाएगी, आप जानते हैं फॉर्मूला, E1 इक्वल्स टू वॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट R लिख दूँ, है ना, तो ये किसी मीडियम के लिए हो जाएगा, है ना, मीडियम के लिए, मतलब किसी मीडियम में रखा हुआ है ये दोनों डायपोल। तो एप्सिलॉन नॉट R या फिर कैपिटल K से हमने डिनोट किया होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिकल रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते थे, है ना। लेकिन अगर फ्री स्पेस की, हम तो यहाँ पे फ्री स्पेस पे रखा हुआ है, वैक्यूम में या फिर एयर में रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू 1 लेके चलते हैं हमेशा, है ना। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या, Q अपॉन माइनस Q, तो माइनस लगा दीजिए, Q अपॉन R² along what, along किस डायरेक्शन में, P से लेके A डायरेक्शन में, तो along P, है ना, along P। लेकिन ये डिस्टेंस R² नहीं थी, √R² प्लस L² थी, यानी कि ये हो जाएगी R प्लस R² प्लस L² का रूट का होल स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, R² प्लस L²। यहाँ पे स्क्वायर है ये, सॉरी, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इन दोनों के बीच की ये थी। चलिए तो इसको हम फिर से लिख देते हैं स्केलर फॉर्म में, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, माइनस साइन हट जाएगा, स्केलर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, R² प्लस L²। क्लियर है। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे ड्यू टू D। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट D, इसकी वजह से कितनी होगी, E2 होगी। तो E2 कितनी हो जाएगी, वेक्टर लगाएंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन, अब इसके बीच का डिस्टेंस भी उतना ही होगा जितना ये था, क्योंकि हमने BP लिया हुआ था, है ना, ये BP है ना, BP कितना आया था, √R² प्लस L²। तो √R² प्लस L² का होल स्क्वायर लेंगे तो रूट से कैंसिल हो जाएगा वो, तो क्या बचेगा, सिर्फ R² प्लस L² होल स्क्वायर, है ना। चलिए तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में along BP, है ना, along BP है, तो BP को आगे तक प्रोड्यूस किया हुआ, तो ऐसे भी लिख सकते हैं along BP प्रोड्यूस्ड, है ना, क्योंकि ये आगे तक प्रोड्यूस किया हुआ था, BP प्रोड्यूस्ड, E2 जो था, ठीक है। और इसी को स्केलर फॉर्म में लिखना है तो ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे, E2 लिखेंगे हम, वेक्टर नहीं लगाएंगे, स्केलर फॉर्म में लिखना है तो Q अपॉन BP का स्क्वायर, यानी कि R² प्लस L², ठीक है। ये तो बराबर आ गया, इक्वेशन नंबर 1 थी और इक्वेशन नंबर 2 हो गई, है ना, दोनों ही बराबर है मैग्नीट्यूड में, हाँ, लेकिन डायरेक्शन में अलग अलग है, एक की डायरेक्शन इस तरफ है, एक की डायरेक्शन इस तरफ है। अब डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह, अलग अलग होने की वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर लेना पड़ेगा, है ना, कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के लिए आप इस पॉइंट पे E2 को डिवाइड करोगे, तो देखिए सबसे पहले तो ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अगर इसको हम बढ़ा दें ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन खींच दें, सपोज दिस ऐसे, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा। और ये लाइन ऐसे हमने प्रोड्यूस की हुई है डॉटेड लाइन से, तो ये थीटा है, तो वाई ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, है ना। तो इस वेक्टर को डिवाइड करेंगे कंपोनेंट में, आपको कंपोनेंट में डिवाइड करना तो आता ही है ना। एक ये वेक्टर हो जाएगा और एक ये वेक्टर हो जाएगा। तो E2 को डिवाइड किया है तो आप जानते हैं जो थीटा वाला होता है वो कॉस थीटा कंपोनेंट होता है, तो ये हो गया E2 कॉस थीटा, है ना। चलिए, और फिर ये क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा। ऐसे इसको डिवाइड करेंगे, तो ये नीचे की ओर आएगा, है ना, जो कि होगा क्या,
E1 साइन थीटा, है ना, और एक इस तरफ भागेगा ये इस तरफ, जो भी क्या हो जाएगा E1 कॉस थीटा। तो देखिए E2 कॉस थीटा और E1 कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में, है ना, E2 कॉस थीटा E1 कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में है, और ये E2 साइन थीटा E1 साइन थीटा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अगर E1 और E2 बराबर है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सही में बराबर है। देखिए E1 इक्वेशन नंबर 1 से इतना है और E2 इक्वेशन नंबर 2 से इतना है। हियर E1 equals to E2, hence E1 sin theta and E2 sin theta components, है ना, of इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल ईच अदर, है ना, एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में, तो ये ऐड अप हो जाएंगे और यही रिजल्टेंट होगा, है ना। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, है ना, तो कितनी हो जाएगी, E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, है ना, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हो, तो E1 cos थीटा E2 cos थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही लिख दो आप, क्योंकि E1 और E2 जो है बराबर है ना, E1 और E2 बराबर है, तो आप लिख दोगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इक्वेटोरियल लिख देते हैं ना, E इक्वेटोरियल, ये ऐसे करके ऐसे लिख देते, पूरा लिख देते E इक्वेटोरियल, है ना। तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, क्योंकि E1 E2 बराबर है तो ऐसे लिख सकते हैं 2E1, या E2 भी लिख सकते थे cos थीटा, है ना। तो यहाँ से देखें अगर हम 2E1 कुछ भी लिख दो, E1 E2 बराबर है, तो E1 कितना था आपका, E1 था आपका 1/4 क्यू ओपन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओनली, है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए E1 की जगह 1/4 क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा है, अब कॉस थीटा को भी हम यहाँ से अगर निकालें तो कॉस थीटा देखिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, बेस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना। सिंस कॉस थीटा हो जा रहा है यहाँ पे, आप एक बार अपनी कॉपी में जरूर करके देखिएगा सारे डेरिवेशन, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस रूट ओवर एल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखोगे आप एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट को हम इतना लिख सकते हैं, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, है ना, तो पावर 1/2, देखिए ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर कुछ नहीं यानी कि 1, इसकी पावर 1/2, बेस सेम होंगे, पावर साइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2/4πε0 क्यू एल अपॉन पावर ऐड होगी तो 1 + 1/2 3/2 होता है ना, करके देख लीजिएगा, एल स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। अब आप फिर से डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला लगा दो, ऊपर 2QL जो है ना, 2L × Q जो है आपका, ये क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ई इक्वेटोरियल जो होगा आपका वो आ जाएगा 1/, इसकी जगह P आ जाएगा, P, है ना, 1/4πε0 P/R² प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, है ना, ये फॉर्मूला हो गया आपका। लेकिन अगर मान लीजिए हम बात करते कि डायपोल बहुत शॉर्ट है और वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ना, इस इक्वेटोरियल लाइन पे ये P पॉइंट जो है डायपोल से बहुत ज़्यादा है, तो ये R जो है, ये R बहुत बड़ा हो जाएगा इसकी लेंथ से, डायपोल की लेंथ से, है ना, तो R जो है बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन है L से, तो इस L को नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो ई इक्वेटोरियल जो है हो जाएगा आपका
आपको न्यूमेरिकल दिया रहेगा तो ये देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अगर डिस्टेंस है तो शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला लगेगा, कम डिस्टेंस है तो ये वाला लगेगा 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर के पावर 3/2 है ना, आर स्क्वायर क्योंकि आर यहाँ साइड में करके बता दे रहा हूँ, आर स्क्वायर क्योंकि एल स्क्वायर तो नेग्लिजिबल हो गया 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा r क्यूब, ठीक है ना, ये हो गया आपका, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यही अगर मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ वेक्टर लगा दो, यहाँ पे वेक्टर लगा दो, ये वेक्टर फॉर्म में भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंपैरिजन करें अगर हम इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो देखिए ये भी 1/4πε0 2p/r3 और यहाँ पे क्या है 1/4πε0 p/r3। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4πε0 p/r3 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ई इक्वेटोरियल पूरा का पूरा और साथ में 2, यानी कि जो इसकी फील्ड इक्वेटोरियल के इक्वेटर पे किसी पॉइंट पी पे है ना, जो हमने फील्ड डिस्टेंस ली थी वो डिस्टेंस उतनी थी जितनी डिस्टेंस आर ये ली थी, हमने एक्सियल पोजीशन पे डिस्टेंस आर ली थी, यहाँ पे भी उतनी ही डिस्टेंस हमने ली है इक्वेटर पे आर, मतलब वहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर ली थी तो यहाँ पे भी आर 2 सेंटीमीटर है, उतनी ही डिस्टेंस पे सेम डिस्टेंस पे अगर मान लीजिए एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं तो क्या आता है 1/4πε0 2p/r3 और उतनी 2 सेंटीमीटर सपोज हम इक्वेटर पे रखते हैं तो आता है 1/4πε0 p/r3, यानी कि एक्सियल पोजीशन पे सेम डिस्टेंस पे फील्ड क्या होती है डबल, है ना। तो अगर हम रिलेशन देखें, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल एंड कौन सा इक्वेटोरियल पोजीशन एट द सेम डिस्टेंस, है ना, तो वो हो जाएगा क्या ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 ऑफ ई इक्वेटोरियल, मतलब कि जस्ट डबल उसका, है ना। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, है ना। एक चीज़ और यहाँ पे बहुत बेसिक कंसेप्ट उठता है, यहाँ पे जो पी की डायरेक्शन है ना, वेक्टर फॉर्म में भी अगर हम लिख दें इसको तो ये हो जाएगा आपका ई इक्वेटोरियल इक्वल्स टू 1/4πε0 फैक्टर पी अपॉन आर क्यूब, इसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है ना। तो यहाँ पे पी की डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और पी की डायरेक्शन देखिए जरा, यहाँ पे -q से +q चार्ज क्या होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, डायपोल मूवमेंट पी से हम पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायपोल मूवमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं पी से, है ना। तो -q से +q, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ये है ना। तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट और एंटी पैरेलल जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इन इक्वेटोरियल लाइन is anti-parallel to direction of resultant electric field, ओके। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू।